वीडियो में मैं आपको प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग लैब के एक्सपेरिमेंट नंबर 1 के बारे में बताने जा रहा हूँ। एक्सपेरिमेंट नंबर 1 का जो ऑब्जेक्टिव है वो है फैमिलियराइजेशन विथ प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट। यानी कि इस एक्सपेरिमेंट में हम चर्चा करेंगे कि कैसे आप एक प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट से फैमिलियर हो सकें, परिचित हो सकें। यहाँ पर हमने प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट के लिए देव C++ का यूज़ किया है। प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट का मतलब होता है एक ऐसा इन्वायरमेंट, यानी कि एक ऐसा सेट ऑफ टूल या फिर ऐसा सॉफ्टवेयर जो हमें प्रोग्रामिंग करने में हेल्प करे, प्रोग्रामिंग करने में मदद करे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हमें यह चीज़ समझना होगा कि जब कभी भी हम बात करते हैं फैमिलियराइजेशन विद प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट की मदद के बारे में बात करते हैं, तब हम क्या करते हैं, तब हम प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं यूजिंग कंप्यूटर। ठीक है। अब जब हम बोल रहे हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग यूजिंग कंप्यूटर, तो क्या ये सिर्फ एक सिंगल अप्रोच है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए? तो इसका आंसर है नहीं। प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक और अप्रोच होता है जिसे हम कहते हैं मैनुअल अप्रोच, जिसमें हम कंप्यूटर का इस्तेमाल नहीं करते हैं। हम नॉर्मली पेन और पेपर की मदद से किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब भी हम पेन और पेपर से किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो उसमें हमें क्या आती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। कई बार हमें बहुत सारी चीज़ों को रिपीटेटिव लगातार लिखना पड़ता है, लेकिन उसके बाद भी हम क्लियरली आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं कि एक्चुअली हमारा प्रॉब्लम सही ढंग से सॉल्व हुआ है या फिर नहीं। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, हम प्रॉब्लम सॉल्विंग यूजिंग कंप्यूटर का इस अप्रोच का इस्तेमाल करते हैं। तो जब भी हम यूज़ करते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग यूजिंग कंप्यूटर के, तो इसमें टोटल 7 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप का नाम है प्रॉब्लम एनालिसिस, यानी कि इस स्टेप में हम यह आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं, यह एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली में क्या है प्रॉब्लम, यानी कि व्हाट इज़ द मेन प्रॉब्लम। ठीक है। तो इस स्टेप में हम क्या करते हैं, इस स्टेप में सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्रॉब्लम को रीड करते हैं। हम सबसे पहले प्रॉब्लम को रीड करते हैं। उसके बाद हम आइडेंटिफाई करते हैं एक्चुअल प्रॉब्लम को। इसके बाद हम कलेक्ट करते हैं कस्टमर रिक्वायरमेंट को। ठीक है। अब यहाँ पर कस्टमर रिक्वायरमेंट क्यों आ रहा है? यदि मान लीजिए हम कोई भी सॉफ्टवेयर बना रहे हैं या फिर हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, है ना। मान लीजिए हम कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हैं या किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, तो हमें उस प्रॉब्लम से जुड़े हुए पर्सन्स से क्या करना पड़ता है, मिलना पड़ता है, उनसे कांटेक्ट करना पड़ता है, जिससे हमें मिलता है उनका रिक्वायरमेंट। ठीक है। तो मान लीजिए वो पर्सन कोई कस्टमर है, तो वो हो जाएगा कस्टमर रिक्वायरमेंट। ठीक है। तो जब भी हम ऐसा करते हैं और कलेक्ट करते हैं कस्टमर रिक्वायरमेंट, तो यह प्रॉपर और इफ़ेक्टिव सॉल्यूशन की तरफ हमें ले जाता है। ठीक है। इसके बाद आता है स्टेप नंबर 2, जिसे हम कहते हैं एल्गोरिथम डेवलपमेंट। ठीक है। इस स्टेप में हम क्या करते हैं, हम राइट करते हैं सॉल्यूशन को स्टेप बाय स्टेप किसी भी प्रॉब्लम के लिए। ठीक है। जिसे ही हम कहते हैं एल्गोरिथम डेवलपमेंट। ठीक है। तो यहाँ से एक एल्गोरिथम का सिंपल सा डेफिनेशन निकल के आता है, वो ये है कि स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन ऑफ ए प्रॉब्लम इज़ नोन एज एल्गोरिथम। ठीक है। इसके बाद आता है स्टेप नंबर 3। तो स्टेप नंबर 3 जो है वो है फ्लो चार्ट। इस स्टेप में हम रिप्रेजेंट करते हैं प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को, जिसके लिए हम यूज़ करते हैं डिफरेंट सिंबल। इसीलिए इसे कहा जाता है पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। ठीक है। तो जैसे कि फ्लो चार्ट जो है आपके प्रॉब्लम के सॉल्यूशन का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, तो यहाँ पर कुछ सिंबल्स आ जाएंगे। तो देख सकते हैं आप
कि यहाँ पर कुछ सिम्बॉल्स हमने मेंशन किए हैं फ्लो चार्ट में, फ्लो चार्ट के लिए। तो स्टार्ट और स्टॉप के लिए यह सिंबल यूज़ होता है, एरो के लिए यह सिंबल यूज़ होता है, इनपुट आउटपुट के लिए कुछ तरह का सिंबल यूज़ होता है, प्रोसेस के लिए इस तरह का सिंबल यूज़ होता है, डिसीजन के लिए इस तरह का सिंबल होता है। यहाँ पर जो रेड आया होगा इसको आप प्लीज़ इग्नोर करेंगे, इस फाइल को एक्चुअली मैंने चेक किया है इसलिए इसके ऊपर ऐसा टिक आ गया है। डिसीजन का जो सिंबल है वो डायमंड शेप ही रहता है, डिसीजन का जो सिंबल है वो इस तरीके से ही होता है, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं स्टेप नंबर 4 पे। तो स्टेप नंबर 4 जो होता है वो है कोडिंग, स्टेप नंबर 4 है वो है कोडिंग। तो इस स्टेप में हम क्या करते हैं, इस स्टेप में हम इम्प्लीमेंट करते हैं सॉल्यूशन को। कहाँ पर इम्प्लीमेंट करते हैं हम सॉल्यूशन को? कंप्यूटर सिस्टम पे, ठीक है। तो कंप्यूटर सिस्टम पे जब भी हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कोडिंग करते हैं। कोडिंग करते हैं यानी कि हम क्या कर रहे हैं, यानी कि हम सोर्स कोड लिख रहे हैं, ठीक है। तो जब भी हम कोडिंग लिखते हैं तो हम किसकी हेल्प से लिखते हैं? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हेल्प से हम कोडिंग को लिखते हैं, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है उस पर जाने से पहले हमें यह समझना होगा कि हैश क्या है, ठीक है। प्रोग्रामिंग में यदि हम यूज़ करते हैं हैश तो उस हैश का मतलब होता है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। हैश यह बताता है कंपाइलर को कि प्रोग्राम यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो हैश के साथ हमेशा क्या लिखते हैं हम? हैश के साथ इंक्लूड लिखते हैं, ठीक है। हैश के साथ हमेशा क्या लिखते हैं? इंक्लूड लिखते हैं, यानी कि यहाँ पर कुछ चीज़ ऐड हो रहा है। इंक्लूड मतलब ऐड होना, ठीक है। तो जैसे हमने लिखा हैश इंक्लूड stdio.h, ठीक है। तो stdio का मतलब होता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, ठीक है। और इसमें आता है .h, ठीक है। .h का मतलब होता है हेडर फाइल, .h का मतलब होता है हेडर फाइल, .h का मतलब होता है हेडर फाइल, ठीक है। और यहाँ पर stdio.h में जो ये ब्रैकेट लगाए तो इसे हम बोलते हैं एंगल ब्रैकेट, ठीक है। तो ये हो जाएगा लेफ़्ट एंगल ब्रैकेट। इसके बाद एक और एंगल ब्रैकेट लगता है वो है ये, जिसे हम बोलते हैं राइट एंगल ब्रैकेट, ठीक है। और इन दोनों को मिलाकर कहा जाता है डिलिमिटर, ठीक है। डिलिमिटर का मतलब यह होता है कि इस लिखे गए कंटेंट का जो लिमिट है वो यहाँ से यहाँ तक है, यानी कि हम यह कह सकते हैं कि इट लिमिट्स द कंटेंट रिटर्न इनसाइड इट, ठीक है। stdio का फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, ठीक है। कोनियो का कंसोल इनपुट आउटपुट। ये दोनों क्या है? ये दोनों एक तरह के लाइब्रेरी फाइल्स हैं, दोनों एक तरह की लाइब्रेरी फाइल्स हैं, ठीक है। इसके बाद यदि हम एग्जांपल में एक छोटा सा प्रोग्राम देखें तो हमने सबसे पहले हमने लिखा हैश इंक्लूड stdio.h, फिर हमने लिखा हैश इंक्लूड conio.h, फिर हमने स्टार्ट किया मेन फंक्शन, ठीक है। मेन फंक्शन यहाँ पर जो मेन है वो स्मॉल लेटर्स में है। इसके बाद हमने यूज़ किया ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस, फिर हमने लिखा printf hello gec रिटर्न 0 और लास्ट में हमने लिखा क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस। इसके बाद हमने आउटपुट लिखा, ठीक है। इसके बाद जब हम इस पूरे प्रोग्राम को कंपाइलर पे रन करेंगे, पूरे प्रोग्राम को कंपाइलर पे यदि हम रन करेंगे तो हमें जो आउटपुट मिलेगा वो मिलेगा hello gc, और hello gc के नीचे आप देखेंगे कि कुछ इस तरीके से लिखा रहेगा प्रोसेस एक्सीडेड आफ्टर 0.04249 सेकेंड्स, ठीक है। यानी कि इतने सेकेंड के बाद आपका जो प्रोसेस है वो एक्सिट हो जा रहा है रिटर्न वैल्यू 0 के साथ, ठीक है। तो printf के बाद आपको इस तरीके से यहाँ पर रिटर्न 0 लिखना है, फिर आपको कर्ली ब्रेसेस को क्लोज करना है, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट लाइन आ रहा है वो आ रहा है प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। तो यहाँ पर यदि आप कोई भी की प्रेस करेंगे, सपोज़ हमने एंटर की को प्रेस किया, तो एंटर की को प्रेस करने के बाद जो हमारा प्रोग्राम है वो क्या हो जाएगा? एक्सिट हो जाएगा, ठीक है। अब हम आते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग यूजिंग कंप्यूटर के स्टेप नंबर 5 पे। तो स्टेप नंबर 5 जो है वो है कंपाइलेशन एंड एग्जीक्यूशन, ठीक है। तो कंपाइलेशन प्रोसेस में हम क्या करते हैं? चेक करते हैं, ठीक है। कंपाइलेशन प्रोसेस में हम क्या करते हैं? एरर चेकिंग का काम करते हैं किसी भी प्रोग्राम में।
यदि मान लीजिए कोई भी एरर नहीं है, सपोज़ कोई भी एरर नहीं है, तब हम क्या कर सकते हैं, तब हम प्रोग्राम को क्या कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है, तो एग्जीक्यूट करने के लिए हम कंपाइलर के रन ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। अब हम आते हैं स्टेप नंबर 6 पे। तो स्टेप नंबर 6 जो है वो है डीबगिंग एंड टेस्टिंग। इस स्टेप में हम रीचेक करते हैं सॉल्यूशन को फॉर किसी भी तरह के फंक्शनल लॉजिकल एरर के लिए, और इस बात के लिए कोशिश करते हैं कि यह सूटेबल हो सके न्यूअर सिस्टम्स के लिए। ठीक है, तो ये जो हमने ये 4 लाइन लिखी हैं ये किससे रिलेटेड है, डीबगिंग से रिलेटेड है। हम क्या करते हैं, चेक करते हैं प्रोग्राम को कंपेटिबिलिटी के लिए डिफरेंट हार्डवेयर के साथ और सॉफ्टवेयर के साथ टेस्टिंग प्रोसेस में। ठीक है, यानी कि टेस्टिंग प्रोसेस में हम यह देखते हैं कि जो भी हम प्रोग्राम लिख रहे हैं वो डिफरेंट हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के साथ कंपेटिबल है या नहीं। इसके बाद हम आते हैं स्टेप नंबर 7 पे। तो स्टेप नंबर 7 जो है वो है डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, भले ही हम कितना भी अच्छा प्रोग्राम बना लें, लेकिन यदि हमें उस प्रोग्राम को एक नॉर्मल पर्सन को समझाना है तो हमें एक डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है। तो इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन क्रिएट करते हैं। ठीक है, यदि हम प्रोग्रामर के लिए डॉक्यूमेंट बना रहे हैं तो वो कहलाएगा डेवलपर मैनुअल। यदि हम कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस को, तो वो होता है हेल्प मैनुअल या फिर प्रोडक्ट मैनुअल, जो कि प्रोडक्ट के बनने के बाद क्रिएट किया जाता है, जिसमें यह डिटेल होता है कि किसी भी सॉफ्टवेयर को या प्रोडक्ट को कैसे आपको यूज़ करना है। ठीक है, हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं देव C++। ठीक है, यदि नया वर्जन यहाँ पर 5.11 मेंशन है, यदि आपके पास नया वर्जन अवेलेबल हो तो आप नया वर्जन यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हम देव C++ को यूज़ कर रहे हैं हमारे प्रोग्रामिंग के तौर पर, प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग लैब के लिए। यहाँ पर जो देव C++ है वो एक ऐसा कंपाइलर है जो एडिटर्स की कैटेगरी में भी आता है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आता है। यहाँ पर यदि 5.11 आपको दिखाई दे रहा है तो 5.11 का मतलब है कि यह एक वर्जन नंबर है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं देव C++ के ऑप्शंस के बारे में। ठीक है, देव C++ में 10 मेनू ऑप्शंस होते हैं, 10 मेनू ऑप्शंस होते हैं, जो कि एक एक करके यहाँ पर आपको डिस्क्राइब किए जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले आता है फाइल मेनू। फाइल मेनू में आप देख सकते हैं कि टोटल 14 ऑप्शंस होते हैं। सबसे पहला जो ऑप्शन होता है वो होता है न्यू। ठीक है, न्यू की मदद से आप एक न्यू फाइल बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर न्यू फाइल का मतलब है आप एक सोर्स फाइल बना सकते हैं, है ना, यानी कि ऐसा फाइल बना सकते हैं जिसमें आप सोर्स कोड लिख सकते हैं। ठीक है, न्यू ऑप्शन में और 4 सब ऑप्शंस भी होते हैं, जैसे कि सोर्स फाइल Ctrl+N, जिसकी मदद से आप क्रिएट कर सकते हैं और राइट कर सकते हैं सोर्स कोड। इसके बाद आता है प्रोजेक्ट। ठीक है, प्रोजेक्ट में आप बहुत सारे फंक्शंस आपको मिलेंगे, जैसे कि विंडोज़ एप्लीकेशन, कंसोल एप्लीकेशन, स्टैटिक लाइब्रेरी, DLL यानी कि डायनेमिक लिंक लाइब्रेरी, और एम्प्टी प्रोजेक्ट। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं बेसिक कैटेगरी में, जैसे कि डायरेक्ट 3D, OpenGL। ठीक है, ये जो दोनों हैं ये आपके ग्राफिक्स प्रोग्रामिंग के लिए ज़्यादा यूज़ होते हैं, और मल्टीमीडिया कैटेगरी में भी कुछ यहाँ पर आपको ऑप्शंस मिलेंगे, जैसे कि फाइल एडिटर, MDI एडिटर, एनिमेशन एग्जाम्पल। ठीक है, कुछ एनिमेशंस के आपको एग्जाम्पल मिल जाएंगे। और कुछ ऑप्शंस आते हैं आपके Win32 की कैटेगरी में। Win32 मतलब विंडोज़ 32, यानी 32 बिट के लिए, जैसे कि यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शंस मिलेंगे, हेलो वर्ल्ड, इनपुट डॉक, जैकपॉट, OpenMP, ये सारे आपको मिलेंगे। ये सारे ऑप्शन आते हैं और कुछ ऑप्शंस आते हैं आपके कंसोल कैटेगरी में, कुछ ऑप्शन आएंगे आपके कंसोल कैटेगरी में। ऊपर के ऑप्शंस कुछ आपको मिलेंगे जैसे कि जिनको आप यूज़ कर सकते हैं C++ प्रोजेक्ट में।
तो ये सारे ऑप्शंस आपके अवेलेबल हैं देव सी प्लस प्लस में। इसके अलावा इसमें ओपन है ना, ओपन की मदद से आप एक डॉट सी फाइल को ओपन कर सकते हैं। डॉट सी फाइल का मतलब यह है कि जब भी आप सी का प्रोग्राम बनाएंगे तो आपको उस फाइल को डॉट सी से सेव करना है, तभी आप सी का प्रोग्राम अच्छे से ढंग से बना पाएंगे। सेव का यूज़ से आप सेव कर सकते हैं डॉट सी फाइल को, और सेव एज, ठीक है, सेव एज में हम क्या करते हैं, हम हम सेव करते हैं डॉट सी फाइल को एज अ न्यू फाइल नेम और न्यू टाइप। सेव ऑल की मदद से हम सारे सी प्रोग्राम्स को सेव कर सकते हैं जो कि करेंटली ओपन है देव सी प्लस प्लस में। क्लोज, Ctrl+W इसका शॉर्टकट की है, ठीक है, ब्रैकेट में सभी का शॉर्टकट की लिखा हुआ, जैसे सेव ऑल का शॉर्टकट की है Shift+ Ctrl+S, क्लोज का शॉर्टकट की है Ctrl+W, सेव का शॉर्टकट की है Ctrl+S, ओपन का शॉर्टकट की है Ctrl+O। ये सारे शॉर्टकट की जो बताए जा रहे हैं वो देव सी प्लस प्लस में वर्क करने के लिए यहाँ पर इस्तेमाल होंगे, ठीक है। इसके बाद क्लोज़ ऑल, ठीक है, क्लोज़ ऑल की मदद से आप उन सारे सी प्रोग्राम्स को क्लोज़ कर सकते हैं जो कि करेंटली ओपन हैं देव सी प्लस प्लस में। क्लोज़ ऑल का जो शॉर्टकट की है वो है Shift+ Ctrl+W। इसके बाद आता है प्रॉपर्टीज़, ठीक है, जो प्रॉपर्टीज़ नाम का बटन रहेगा वो किसी भी डॉट सी फाइल की प्रॉपर्टीज़ को शो करेगा और उन सारे सी फाइल्स की प्रॉपर्टी शो करेगा जो कि करेंटली ओपन होंगे देव सी प्लस प्लस में। इसके अलावा ये कुछ और प्रॉपर्टीज़ भी बताता है, जैसे कि टोटल लाइंस आपके प्रोग्राम में कितने यूज़ हो रहे हैं, कितने आपके प्रोग्राम्स में एम्प्टी लाइंस हैं, एक्चुअल कोड लाइंस कितने हैं, फ़ाइल का साइज़ क्या है, कमेंट लाइन कितने हैं, कितने फाइल्स इसमें इंक्लूडेड हैं, फ़ाइल किस डेट या किस टाइम पे क्रिएट की गई है, ये सभी आपको किस में पता चलेगा, ये सभी आपको पता चलेगा प्रॉपर्टीज़ में। इसके बाद आता है इंपोर्ट, ठीक है, इंपोर्ट की मदद से आप इंक्लूड कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट विजुअल सी प्लस प्लस प्रोजेक्ट अपने सी प्रोग्राम के साथ। एक्सपोर्ट, ठीक है, एक्सपोर्ट की मदद से आप सेव कर सकते हैं डॉट सी फाइल को HTML फॉर्मेट में, रिच टेक्स्ट फॉर्मेट में या फिर .x फॉर्मेट में भी आप सेव कर सकते हैं। इसके बाद आता है प्रिंट Ctrl+P। इसकी मदद से आप प्रिंट कर सकते हैं कंटेंट्स ऑफ एक्टिव डॉट सी फाइल, यानी कि जो भी डॉट सी फाइल एक्टिव होगा करेंटली आपके देव सी प्लस प्लस में, उसे हम कलर्स के साथ और लाइन नंबर्स के साथ प्रिंट कर सकते हैं। इसके बाद आता है एक्सिट ऑप्शन, ठीक है, एक्सिट ऑप्शन का जो शॉर्टकट की है वो है Alt+F4, प्रिंट का जो शॉर्टकट की है वो है Ctrl+P, ठीक है। तो एक्सिट में जो है वो है Alt+F4, इसकी मदद से आप क्लोज़ कर सकते हैं देव सी प्लस प्लस को। इसके बाद जो सेकेंड मेनू है देव सी प्लस प्लस में वो है एडिट मेनू, ठीक है। एडिट मेनू में टोटल आपको 21 ऑप्शंस मिलेंगे जो कि निम्नलिखित हैं। पहला मिलेगा अंडू का शॉर्टकट की है Ctrl+Z, ठीक है। इसकी मदद से आप उस प्रीवियस कंटेंट पे जा सकते हैं जिसे आपने डॉट सी फाइल में यूज़ किया है। इसके बाद आता है रीडू का जो शॉर्टकट की है वो है Ctrl+Y। इसकी मदद से आप रिपीट कर सकते हैं उस ऑपरेशन को जो कि रिलेटेड है आपके अंडू ऑपरेशन से। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है कट Ctrl+X। इसकी मदद से रिमूव किया जा सकता है सेलेक्टेड कंटेंट्स को किसी भी डॉट सी फाइल से। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे, जैसे कि कॉपी, इसका शॉर्टकट की है Ctrl+C, पेस्ट Ctrl+V, इसका शॉर्टकट की है कमेंट का जो शॉर्टकट की है वो है Ctrl+Dot, ठीक है। जब भी हम Ctrl+Dot लिखेंगे तो Ctrl+Dot लिखने से क्या होगा, Ctrl+Dot लिखने से क्या होगा, कमेंट इंसर्ट होगा। Ctrl+Dot लिखने से कमेंट इंसर्ट होगा। और अनकमेंट करना है यानी कि कमेंट को सपोज़ हमें डिलीट करना है, ठीक है। सपोज़ हमें कमेंट को डिलीट करना है तो हम उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं Ctrl+, यदि हम Ctrl+, लिखेंगे तो उससे क्या हो जाएगा, कमेंट डिलीट हो जाएगा, ठीक है। इंडेंट देने के लिए टैब, अनइंडेंट देने के लिए Shift+Tab,
डुप्लीकेट लाइन यदि हमें इंसर्ट करना है तो कंट्रोल प्लस ई, लाइन को डिलीट करना है तो कंट्रोल प्लस डी, और यदि हमें एक सिलेक्शन ऊपर जाना है तो शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस अप, और एक सिलेक्शन नीचे जाना है तो शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस डाउन। इसके बाद जो थर्ड मेनू है देवसी प्लस प्लस में वो है सर्च मेनू। ठीक है, तो सर्च मेनू में आपको टोटल 9 ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। सर्च मेनू में आपको टोटल 9 ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। पहला हो जाएगा फाइंड जिसका शॉर्टकट की रहेगा कंट्रोल प्लस एफ। इसके बाद आ जाएगा बी, फाइंड इन फाइल्स। ठीक है, तो फाइंड इन फाइल्स का जो शॉर्टकट की है वो है शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस एफ। रिप्लेस का शॉर्टकट की रहेगा कंट्रोल प्लस आर। रिप्लेस यानी कि सपोज़ हमें ए को रिप्लेस करके बी करना है, ए को रिप्लेस करना है बी से, तो उसके लिए यहाँ रिप्लेस का यूज़ हो जाएगा। रिप्लेस इन फाइल्स यानी कि मल्टीपल फाइल्स में सपोज़ हमें ए को बी से रिप्लेस करना है तो हम यहाँ पर रिप्लेस इन फाइल्स को यूज़ कर सकते हैं, रिप्लेस इन फाइल्स को यूज़ कर सकते हैं। सपोज़ हमें किसी चीज़ को बार बार सर्च करना है, सर्च अगेन, तो वो हो जाएगा F3। सर्च अगेन बैकवर्ड्स है ना, यदि हमें सर्च अगेन बैकवर्ड्स करना है पीछे जाते हुए तो हो जाएगा शिफ्ट प्लस F3। इंक्रीमेंटल सर्च के लिए यूज़ होगा शिफ्ट कंट्रोल प्लस आई। और गो टू फंक्शन यानी किसी चीज़ पे आपको जंप करना है तो हो जाएगा शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस जी की मदद से किसी आप पर्टिकुलर टॉपिक पे या कंटेंट पे जंप कर सकते हैं अपने देवसी प्लस प्लस में। और किसी सपोज आपको पर्टिकुलर लाइन पे जाना है तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं गो टू लाइन। इसके बाद जो नेक्स्ट मीनू है देवसी प्लस प्लस में वो है व्यू मीनू। तो व्यू मीनू में आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे जैसे कि प्रोजेक्ट है, क्लास ब्राउज़र, स्टेटस बार, टूल बार। ठीक है, प्रोजेक्ट यानी कि आपको एक प्रोजेक्ट व्यू देखना है अपने सी प्रोग्राम का, तो उसके लिए स्टेटस बार यानी कि यह आपको देखना है कि कितने लाइंस हैं, कितने मेनूज़ हैं, तो उसके लिए स्टेटस बार। टूल बार को और 8 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है जैसे कि मेन, एडिट, बियर्च, प्रोजेक्ट, कंपाइल एंड रन, कंपाइलर्स, इंसर्ट, क्लासेस। ये सारे क्या हैं, टूल्स हैं। इसके अलावा और भी टूल्स हैं जैसे कि टू डू लिस्ट दिखाने के लिए टू डू लिस्ट, अदर मूव पे जाने के लिए मूव टू अदर व्यू जिसका शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस एम, स्वैप हेडर, सोर्स कंट्रोल प्लस क्यू, फ्लोटिंग प्रोजेक्ट मैनेजर, फ्लोटिंग रिपोर्ट विंडो। इसके बाद जो नेक्स्ट मीनू है देवसी प्लस प्लस में वो है प्रोजेक्ट मीनू। प्रोजेक्ट मीनू में यहाँ पर टोटल 4 ऑप्शंस होते हैं, न्यू फाइल्स, ऐड टू प्रोजेक्ट, रिमूव फ्रॉम प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट ऑप्शन। ये सारे क्या हैं आपके प्रोजेक्ट में मीनूज़ हैं। प्रोजेक्ट ऑप्शन आपका सब डिवाइडेड हो सकता है 8 सब पार्ट्स में, जिसमें हो सकते हैं पार्ट्स जनरल, फाइल्स, कंपाइलर, पैरामीटर्स, डायरेक्टरीज। इसके अलावा आउटपुट, मेक फाइल, वर्जन इन्फो। ठीक है, वर्जन इन्फो यानी कि देवसी प्लस प्लस का वर्जन इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। इसके बाद जो है इसमें वो है एग्जीक्यूट मेनू। इसके बाद जो इसमें है वो है एग्जीक्यूट मेनू। एग्जीक्यूट मेनू में यहाँ पर आपको टोटल 15 ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। यदि आपको प्रोग्राम को कंपाइल करना है तो कंपाइल ऑप्शंस पे जाएंगे या फिर शॉर्टकट की प्रेस करेंगे F9। रन करना है प्रोग्राम को तो आप रन पे जा सकते हैं या फिर F10 प्रेस कर सकते हैं। यदि आपको कंपाइल और रन एक साथ करना है तो आप कंपाइल एंड रन पे क्लिक कर सकते हैं या F11 पे क्लिक कर सकते हैं। यदि आपको सारे प्रोग्राम को दोबारा बिल्ड करना है, रीबिल्ड करना है, तो आप F12 पे क्लिक कर सकते हैं। यदि आपको किसी भी प्रोग्राम को डीबग करना है, एरर चेक करना है, लॉजिकल वाला एरर चेक, तो आप डीबग F5 का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट मेनू है, बहुत इंपॉर्टेंट मेनू है, वो है टूल्स मेनू। टूल्स मेनू में बहुत सारे 6 ऑप्शन होते हैं। कंपाइलर से रिलेटेड ऑप्शंस होते हैं, इन्वायरमेंट से रिलेटेड ऑप्शंस होते हैं, एडिटर से रिलेटेड। यदि आपको किसी शॉर्टकट को चेंज करना है, कॉन्फ़िगर करना है, तो उसके लिए कॉन्फ़िगर शॉर्टकट। यदि आपको किसी टूल को कॉन्फ़िगरेशन करना है तो कॉन्फ़िगर टूल्स। यदि आपको देवसी प्लस प्लस रिलेटेड पैकेजेस देखने हैं तो पैकेज मैनेजर। इसके बाद जो नेक्स्ट मेनू है देवसी प्लस प्लस में वो है स्टाइल मेनू। एक स्टाइल मेनू में 2 ऑप्शंस हो सकते हैं, जैसे कि आपको सपोज़ करंट फाइल को फॉर्मेट करना है तो आप शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस ए पे ए का भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर्मेटिंग ऑप्शंस यदि आपको देखने हैं, यानी कि आपको
अपने प्रोग्राम में क्या करना है, स्टाइलिंग वगैरह देना है तो आप फॉर्मेटिंग ऑप्शंस का यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट मेनू है वो है विंडो मेनू। विंडो मेनू में फाइव ऑप्शंस होते हैं। यदि सारे विंडो को क्लोज़ करना है तो क्लोज ऑल, शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस W की मदद से। यदि आपको फुल स्क्रीन मोड पे स्विच करना है तो फुल स्क्रीन मोड कंट्रोल प्लस F11। इसके बाद जो नेक्स्ट आ जाएगा कंट्रोल प्लस टैब, और प्रीवियस शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस टैब, ये हो जाएगा आपका प्रीवियस के लिए। लिस्ट पे स्विच करना है तो लिस्ट। इसके बाद जो नेक्स्ट मेनू है वो है हेल्प मेनू। हेल्प मेनू में 4 ऑप्शंस होते हैं। जैसे हेल्प ऑन देवसी प्लस प्लस पे जाना है, देवसी प्लस प्लस रिलेटेड हेल्प चाहिए तो आप इस ऑप्शंस का यूज़ कर सकते हैं। आपको डेली का टिप चाहिए, हर दिन का एक टिप चाहिए कि आपको देवसी प्लस प्लस कैसे यूज़ करना है, तो आप इस पर जा सकते हैं। इसके बाद जो है वो है अबाउट देवसी प्लस, यानी आप देवसी प्लस प्लस के बारे में भी जान सकते हैं और अच्छे से आप जान सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।